नमस्कार। विराट हिंदुस्तान संगम बिहार प्रदेश द्वारा आयोजित इस पांचवें साप्ताहिक संदेश कार्यक्रम में मैं आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि हर मंगलवार को 5 बजे से हमारा साप्ताहिक संदेश कार्यक्रम YouTube के हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाता है। आज भी हम अपने 5वीं संस्करण में मिले हैं आप सभी लोगों से। आज के हमारा जो संदेश कार्यक्रम है उसका विषय है संस्कृत का संपर्क भाषा के रूप में विकास। ये विषय विराट हिंदुस्तान संगम का तीसरा आयाम भी है। इस विषय पर आज हम सबके बीच में उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे माननीय डॉक्टर टुनटुन झा सर अचल जी, संयोजक मिथिला परिक्षेत्र, फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स ऑफ बिहार एंड झारखंड। रोज की तरह इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि होंगे विराट हिंदुस्तान संगम के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय संयोजक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम प्रारंभ करने की इजाजत दें। माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर झा सर, अगर आपकी इजाजत हो तो कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। प्रारंभ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं विराट हिंदुस्तान संगम के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह सर से निवेदन करता हूं कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। सर म्यूट हैं आप। परम परम सम्मानित आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी और कार्यक्रम के संचालन कर रहे माननीय आशीष कुमार राय जी तथा अनुपस्थित सज्जनों एवं साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि सप्ताह में एक दिन प्रति मंगलवार को विराट हिंदुस्तान संगम के द्वारा साप्ताहिक संदेश का प्रसारण किया जाता है, जिसमें विराट हिंदुस्तान संगम बिहार शाखा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर स्वर्णिम स्वामी की सहमति से और भावी कार्यक्रमों के प्रति जागरण और आकर्षण पैदा करने के लिए साप्ताहिक संदेश का आयोजन करता है। और इस क्रम में आज हमारा यह 5वां साप्ताहिक कार्यक्रम है, संदेश का कार्यक्रम। और जैसा कि हम लोगों को विदित है कि विराट हिंदुस्तान संगम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और लगभग 140 देशों में इसका विस्तार हुआ है। और इस संगठन का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें इसके 5 आयामों का वर्णन किया गया है। ये 5 आयाम है। पहला, एक भारतीय की पहचान का पुनरावेशन। दूसरा है सत्य भारतीय इतिहास का प्रस्तुतिकरण। तीसरा, संस्कृत का संपर्क भाषा के रूप में विकास। चौथा, समग्र मानववाद एक आर्थिक दर्शन के रूप में। और 5वां, रामराज सुशासन के मॉडल के रूप में। तो पिछले कार्यक्रमों में हमने इसके 2 आयामों की व्याख्या किया है और संदेश के रूप में उसको हम लोगों ने जारी किया है। आज समय है विराट हिंदुस्तान संगम के तीसरे आयाम की व्याख्या की। और तीसरा आयाम है
संस्कृत का संपर्क भाषा के रूप में विकास और संपर्क भाषा के रूप में इसको मान्यता प्रदान करने के लिए प्रयास। तो इस संदर्भ में हमें यह कहना है कि संस्कृत एक अतिशय विज्ञानपरक एवं कंप्यूटर सुगम, कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा है। अर्थात यह जितनी भी भाषाएं हैं दुनिया में, उन सबों से ज्यादा ही वैज्ञानिक है। और ये जो कंप्यूटर है, आज का आधुनिक युग में जो कंप्यूटर, जिसे कंप्यूटर युग भी कहते हैं, तो दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें सर्वाधिक कंप्यूटर फ्रेंडली जो भाषा है वह है संस्कृत। और इस बात का सत्यापन नासा के द्वारा किया गया है। अमेरिकी रक्षा और शोध संस्थान जो है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, उसने इस बात की सत्यापन किया है कि जितनी भी भाषाएं हैं दुनिया में उनमें सर्वाधिक जो कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा है वह संस्कृत। तो इस तरह से यह जो हमारी भाषा है, भारत की भाषा, वह संस्कृत है। और यह इतना वैज्ञानिक है और इतना टाइम टेस्टेड है कि आज दुनिया की सर्वशक्तिशाली जो राष्ट्र अमेरिका है, उसकी जो एक अतिशय प्रमुख संस्थान है नासा, उसने भी इस बात का सत्यापन और प्रमाणीकरण किया है। तो अगर हमारी भाषा इतनी वैज्ञानिक है और इतनी उत्कृष्ट है, तो उस भाषा को एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है, उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। और इस देश में संपर्क भाषा के रूप में संस्कृत को स्थापित करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। तो विराट हिंदुस्तान संगम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के नेतृत्व में यह प्रयास कर रहा है और जोर शोर से बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहा है कि भारतीय संपर्क भाषा के रूप में संस्कृत को प्रचारित किया जाए, इसको स्थापित किया जाए और इसे मान्यता प्रदान करवाया जाए। यह इसलिए भी आवश्यक है कि दुनिया की जो 4-5 बड़ी भाषाएं हैं, लैटिन, पर्शियन और संस्कृत, ये सारी भाषाएं सिस्टर लैंग्वेजेज हैं। ये आपस में बहने हैं, क्योंकि इन भाषाओं का विकास एक ही जगह हुआ था। जब मानव का उद्भव हुआ, वहीं पर इस पर कई विवाद हैं। कई लोग कई तरह की बात करते हैं मानव का विकास कहाँ हुआ, लेकिन जहां कहीं भी मानव का विकास हुआ, वहां पर उन्होंने जिस भाषा को विकसित किया, और वह जो मूल भाषा थी और वह जो मूल लोग थे, ये दुनिया के विभिन्न भागों में चले गए। जो यूरोप की तरफ लोग गए, उनकी भाषा लैटिन हो गई। और जो ये जो गल्फ कंट्रीज है, पर्शियन कंट्रीज हैं, वहां जो आकर लोग बस गए, उनकी भाषा फारसी हो गई। और उनके वंशज जो भारतवर्ष में बसते हैं, उनकी भाषा संस्कृत हो। और इसी तरह से हिब्रू, कैस्पियन तट के सहारे जो भाषा आज प्राचीन भाषा हिब्रू, ये सब आपस में सिस्टर लैंग्वेजेज हैं और इनके बहुत से शब्द और इनके बहुत से व्याकरण आपस में मिलते जुलते हैं। और इनका जब हम सूक्ष्म और गहन अध्ययन और विश्लेषण करते हैं, तो पाते हैं कि ये सारी भाषाएं एक ही मानव समुदाय और एक ही मानव परिवार के द्वारा विकसित हुई थी। और दुनिया के विभिन्न भागों में उस मानव समुदाय के जाकर के बस जाने के कारण और इसमें पार्थक्यता और वहाँ के वातावरण का जो प्रभाव पड़ा, इसमें थोड़ी सी इन भाषाओं में अंतर आ गई, विसंगतियां आ गई। बावजूद इसके ये सारे ही सिस्टर लैंग्वेजेज हैं और गहन रिसर्चेज के बाद पता चलता है कि आपस में इनकी उत्पत्ति स्थान एक ही है, इनके बहुत सारे शब्द एक ही जैसे एक शब्द है संस्कृत में मातृ, और उसी के बराबरी का समकक्ष शब्द है फारसी में मादर, और लैटिन में उसका शब्द है मातर। तो मादर और मातृ, ये ऐसा लगता है कि एक ही
शब्द के बिगड़े हुए अपभ्रंश रूप है। इस तरह से फादर, पितर और पादर और पितृ, इस तरह से ब्रदर, बिरादर और भ्रातृ, और इस तरह से हजारों शब्द हैं, अनेक शब्द हैं, जिनका हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि संस्कृत और फारसी और लैटिन और हिब्रू के जो शब्द हैं ये आपस में समकक्ष हैं, समतुल्य हैं, समरूपी हैं। और इन्हीं भाषाओं से अलग अलग ये तीन जो मदर लैंग्वेजेज हैं, मास्टर लैंग्वेजेज, इन्हीं से अलग अलग दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाओं का विकास हुआ है। जैसे यूरोपियन कंट्री में लैटिन से फ्रांस में फ्रेंच हो गया, स्पेन में स्पेनिश हो गया, डच हो गया, आयरिश हो गया और इंग्लिश हो गया। उसी तरह से फारसी जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसे अरबी हो गई और उसे हिब्रू हो गई और उसे ईरानी हो गई और उसे मिस्री हो गई। और इसी तरह से संस्कृत भाषा का जब भारतीय उपमहाद्वीप में जब विस्तार हुआ तो अलग अलग क्षेत्रों में इसमें जो थोड़ा सा अंतर आ गए, उसके वजह से गुजरात में गुजराती, पंजाब में गुरुमुखी, महाराष्ट्र में मराठी, दक्षिण भारत में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, उड़ीसा में बंगाली, आसामी और बिहार में पहले पाली, प्राकृत, बज्जिका और आजकल मगही, मैथिली और भोजपुरी। इन सारी ही भाषाओं को अगर हम इन पर रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि ये सारी भाषाएं एक जैसी हैं और ऐसा लगता है कि संस्कृत से निकली हुई है। और आधुनिक वैज्ञानिक युग में जो रिसर्चेज हुए हैं और जो सर्वेक्षण हुए हैं, उससे भी यह पता चलता है कि ये भारत की सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हुई है। तो भारत में जो अभी हम अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करने का बड़ा प्रयास हुआ, लेकिन अलग अलग भागों में इसका विरोध हुआ। लेकिन चूंकि संस्कृत से ही सारी भारतीय भाषाएं और बोलियां निकली हैं, इसलिए अगर संस्कृत को संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास हो, प्रचार प्रसार हो, तो ये जो भाषाई विवाद है, क्षेत्र के अनुसार भाषाई विवाद है, यह भाषाई विवाद भी मिट जाएगा। भारत के अलग अलग भागों के लोग कहते हैं कि हमारी भाषा बाकी भारतीय भाषाओं से संपन्न है, तो यह जो इसके वजह से विवाद उत्पन्न होता है, यह विवाद भी मिट जाएगा। और भारत के जो पुराने जो ग्रंथ हैं, जिनको हम धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, लेकिन ये वस्तुतः धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारे फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे, ये बड़े बड़े सन्यासी जो थे, ये बस्तियों से दूर जंगलों में निवास करते थे, वहां आश्रम बनाते थे, और ये आश्रम वस्तुतः उनके वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं थी, उनके दर्शन शास्त्र के शोध की प्रयोगशालाएं थी, समाज शास्त्र के, युद्ध कला के शोध की प्रयोगशालाएं थी, और वहीं आस पड़ोस के और दूर दराज के लोग भी आकर के शिक्षा प्राप्त करते थे। और इसलिए ये सारी ज्ञान की बातें जो हमारी हैं इन्हीं धर्म ग्रंथों में संकलित हैं। और इनको धर्म ग्रंथ इसलिए कहा गया कि भारत के लोग धर्मभीरू होते हैं और धर्म के नाम पर ये कमिटेड होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं। इसलिए यह कहा गया कि अगर ये जो हमारे वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, ये हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, या हमारे दर्शन शास्त्र के जो ग्रंथ हैं, इनको अगर धार्मिक ग्रंथ के रूप में मान्यता दे दिया जाए तो लोग इनको धर्म के नाम पर पढ़ेंगे और धर्म के नाम पर इनका अनुसरण करेंगे और उसके अनुरूप आचरण करेंगे, तो हमारी सभ्यता और संस्कृति बनी रहेगी और उसमें गिरावट नहीं आएगी। लेकिन धीरे धीरे करके इन धार्मिक ग्रंथों को हम पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन उनके अनुसार आचरण और व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन संस्कृत अगर संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो जाएगी, उसको मान्यता प्राप्त हो जाएगी, तो सब लोग संस्कृत पढ़ने लगेंगे। और भारत की संस्कृत की समृद्धि की जो कहावत है, हमारे आज के अध्यक्ष महोदय माननीय
टुनटुन झा जी ये ज्यादा बताएंगे कि भारत के प्राचीन काल में भारत के एक एक लोग संस्कृत जानते थे और यहाँ के पशु पक्षी तक संस्कृत जानते थे। और मंडन मिसिर जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, महाविद्वान थे, उनके घर के दरवाजे पर जो तोते थे, जो चिड़िया थी, ये भी संस्कृत भाषा में बात करती। तो हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध थी और इतनी सरल थी, लेकिन बाद में जब हमारे ऊपर आक्रमण हुआ और हमें गुलामी के जंजीरों में जकड़ने का प्रयास हुआ और अंततः जकड़ दिया गया, तो जो हमारे नव शासक थे, हमारे जो प्रभु वर्ग थे, उन्होंने सोचा कि संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध भाषा है और यह इतनी वैज्ञानिक भाषा है और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इतने संपन्न हैं, समृद्ध हैं, और इस भाषा को अगर धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए तो भारत की सभ्यता संस्कृति विनष्ट हो जाएगी और भारत के लोग अपने अपने मूल को पहचानने में असमर्थ हो जाएंगे और इन्हें लंबे समय तक गुलाम बना करके रखा जाएगा। तो ऐसे साजिश के तहत हजारों वर्षों के गुलामी के दौर में हमारी संस्कृत को खत्म किया गया, हमारे संस्कृत के ग्रंथों को खत्म किया गया, हमारे संस्कृत जो पुस्तकालय थे उनको खत्म किया गया और हमारे जो संस्कृत के विद्वान थे उनको बड़ा हेय दृष्टि से देखने का प्रयास हुआ और इस तरह से धीरे धीरे संस्कृत जनमानस से कटती हुई चली गई और आजकल कुछ लोगों के द्वारा ही संस्कृत पढ़ा जाता है। हम लोग भी बचपन में जब संस्कृत पढ़ते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, नंबर भी काफी आता था उसमें, संस्कृत के वजह से हमेशा फर्स्ट डिवीजन आया करता था। लेकिन बहुत रुचि नहीं रहती थी और लोग जब हम लोग संस्कृत का व्याकरण पढ़ते थे और उसके जो रूप है, शब्द रूप उनको रटते थे तो लोग बड़ा हंसते थे। लेकिन यह इतनी वैज्ञानिक भाषा है, इतनी समृद्ध भाषा है कि अगर अब तो यह साबित हो गया है कि दुनिया की सबसे सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि भारत को एक बार फिर अगर विश्व गुरु बनना है, भारत को फिर एक बार आर्थिक समृद्धि और संपन्नता के शिखर पर पहुंचना है, तो अपने पुराने गौरवमयी भाषा को पुनर्स्थापित करना होगा और इसको राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करना होगा और संपर्क भाषा के रूप में इसको प्रचारित और प्रसारित करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए विराट हिंदुस्तान संगम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के नेतृत्व में इसने संकल्प लिया है कि संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए और संपर्क भाषा के रूप में इसके स्थापना के लिए हम लोग काम करेंगे। और इसलिए आज का यह जो हमारा 5वां साप्ताहिक संदेश है यह इसी पर आधारित है और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि संस्कृत को एक भारत के संपर्क भाषा के रूप में विकसित करना है और इसको समृद्ध करना है और इसको भारतीय भाषा संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करना है, मान्यता प्राप्त प्रदान करना है। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आप सब यहाँ उपस्थित हुए तो मैंने अपनी छोटी सी बुद्धि से जो हमारा यह आयाम है इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे VHS बिहार प्रदेश के संयोजक मिथिला परिक्षेत्र और फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा माननीय डॉक्टर टुनटुन झा सर से निवेदन करता हूं कि वो आज के इस कार्यक्रम में अपना अध्यक्षीय अभिभाषण देने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी। नमस्कार। विराट हिंदुस्तान संगम के प्रणेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा स्थापित ये संस्था जो 140 देशों में किसी न किसी रूप में चल रहा है, अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण लगता है। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र बाबू ने जब इसके संबंध में बतलाया पहले भी और आज तो विस्तार से उन्होंने चर्चा की है, तो लगा कि इस संस्था को और इसके उद्देश्य को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर हम लोग विचार करें। आज संस्कृत भाषा को संपर्क भाषा बनाने की चर्चा चल रही है। डॉक्टर देवेंद्र बाबू ने बहुत ही विस्तार पूर्वक भाषा के उद्भव और विभिन्न जो रेसेज हैं वो रेसेज कैसे भाषा को अपनाए
इसके संबंध में अपने विचार को हम लोगों के बीच रखा। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। संस्कृत हमारी देव भाषा है, संस्कृत हमारी आत्मा है, संस्कृत हमारी आदि भाषा है। संस्कृत में रचे बसे असंख्य ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें से अधिकांश अभी भी लुप्तप्राय हैं। उनको सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक ऐसी भाषा जिस भाषा का प्रभाव अन्य भाषाओं पर हो और जिससे अन्य भाषाएं निकली हो, इस रूप में अगर हम देखते हैं तो विश्व की संपूर्ण प्राचीन भाषाओं में हम संस्कृत को पाते हैं। मैं यहां एक जानकारी दूं कि आज के वैज्ञानिक युग में या कंप्यूटर युग में भाषाविदों की जब बैठक हुई या वैज्ञानिकों की बैठक हुई तो निर्णय हुआ कि किस भाषा को सर्वप्रमुख प्रधानता दी जाए, जिससे कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर पर कुछ लिखना, कंप्यूटर से ज्ञान हासिल करना आसान हो। तो सर्वसम्मत से पहला नाम आया, वो नाम आया संस्कृत भाषा। इसलिए टॉकिंग कंप्यूटर या टॉकिंग टर्म के रूप में भी कंप्यूटर का जो स्थान दिया गया है उसमें संस्कृत सबसे आगे आया है। हमारे संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत साहित्य में जितनी रचनाएं हुई हैं, वैदिक संस्कृत से लेकर ईसा के 9वीं और 10वीं शताब्दी तक असंख्य रचनाएं संस्कृत में लिखी जाती हैं। असंख्य रचनाएं संस्कृत में भरी पड़ी हैं जिन्हें अध्ययन करने की आवश्यकता है। बाद में लगभग 6ठी शताब्दी के थोड़ा सा हटकर आगे और 7वीं शताब्दी के बीच इसकी गतिशीलता में थोड़ी शिथिलता, और जिसका परिणाम हुआ कि जो संस्कृत भारत के गांव-गांव में पूरे प्रचार प्रसार के साथ सब बोलते थे संस्कृत, उसमें कमी आ गई। एक ऐसी अनुपम भाषा जिसको सुनने से ही आपको लगेगा कि इसमें क्या कोमलता है। नमामि शमीशान निर्माण रूपम गुरु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजंग निर्गुणं निर्पलकम निहंग चिदाकाश वाकाश भासंग भजी। भगवान राम ने जब देवादिदेव महादेव की पूजा की है तो उस समय इन्हीं स्वर से महादेव को रिझाने का प्रयास किया है। उसके उत्तर या थोड़ा सा हटकर जब रावण ने देवादिदेव महादेव की पूजा की तो उसमें उन्होंने कहा है दगत 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 जुलाल लाट पट्ट पाप के किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण। ऐसा सुनने से ही लग जाता है कि किसी क्रूर आदमी के द्वारा बोला गया है या कोमल आदमी के द्वारा। तो इस भाषा की एक खासियत है कि आप इसको जिस रूप में चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, वैसे ही आपको अपनापन इससे लगेगा। मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि महर्षि पाणिनि के अनुसार शंकर भगवान जब तांडव नृत्य कर रहे थे तो उसके अंत में उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया, ऐसी मान्यता है। और उससे देवनागरी ध्वनियों का आविर्भाव हुआ। उसी के आधार पर पाणिनि ऋषि ने अपने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की। उन्होंने 4 सहस्त्र से अधिक सूत्रों का निर्माण किया और इन्हीं सूत्रों के आधार पर संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की रचना हुई है। चाहे वह संस्कृत की हो, चाहे संस्कृत के इतर अन्य भाषाओं की के व्याकरण की रचना है। सबके रूट में, सबके जड़ में वही पाणिनि व्याकरण है। स्वर 13 और 38 व्यंजन के स्वर है, व्यंजन है उसमें। स्वर और व्यंजन मिलकर उच्चारण को बनाते हैं, उच्चारण को सुलभ बना रहे हैं। इनके व्यंजनों में स्वरालोक दिखाने के लिए अत्यंत, या यूं कहें कि हलंत शब्द का प्रयोग करना पड़ता है जो संयुक्ताक्षर को बनाता है और उसको कोमल करता है। अरबी लिपि में 3 स्वरों में काम होता है, अतः विकल्प ज्ञान उच्चारण में वहां संभावित रहता है। देवनागरी लिपि में सदा निर्विकल्प ज्ञान रहता है, अतः लिखने पढ़ने तथा समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अंग्रेजी में तो बड़ी ही विचित्र बात है, ब्यूटी बट कहते हैं, ब्यूटी पुट होता है। तो एक तरफ ब्यूटी बट और दूसरी तरफ ब्यूटी पुट,
तो यहां भी पट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोष है। अब इतना ही नहीं, कई ऐसे शब्द हैं जिसमें उसको लोग कहते हैं कि या उच्चारण के समय में हम लोग उसको हटा देते हैं, स्पष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें जो बोलते हैं उसी को लिखते हैं। ऐसी कोई भाषा दुनिया में नहीं है जिसमें जो जिस रूप में लिखें उसी रूप में बोलें, और जिस रूप में बोलें उसी रूप में लिखें। ऐसी अगर कोई भाषा है, समृद्ध भाषा है, तो हमारी संस्कृति भाषा ही। और यही कारण है कि भारत में संस्कृत भाषा ने संस्कृति को जन्म दिया, कल्चर को जन्म दिया। एक ऐसी भाषा जिस भाषा के तहत संपूर्ण भारतवर्ष की संस्कृत समाई हुई है। उत्तर समुद्र हिमाद्रेशे दर्शनम वर्षत भारत नाम भारती यत्र संतति। हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक, कन्याकुमारी तक, संपूर्ण देश के जितने भी लोग हैं वह सब एक ही भाषा में सोचना, एक ही भाषा में लिखना, एक ही भाषा में पढ़ना अगर करते थे तो वो संस्कृत भाषा थी। इसमें थोड़ा सा ह्रास हुआ है, इसका अवदान हुआ है। उस अवदान को विराट हिंदुस्तान संगम के माध्यम से जो जगाने की प्रेरणा माननीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने हम लोगों को दी है, हम सभी उनके प्रति कृतार्थ हैं। वो दिन दूर नहीं जब संपूर्ण भारत में यह संस्कृत एक संपर्क भाषा के रूप में जगेगा, और तब रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कहना है कि हेथाय आर्य हेथाय नार्य हेथाय द्रविड़ चीन सक दल हुन बल एक दहलो मीन, यानी विभिन्नताओं में रहने के बाद भी भारत की एकता मजबूत होगी और संपूर्ण भारत एक भारत के रूप में मान्य है, जो उसको पूजा जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसको परखा जाएगा, और हम सभी भारतीय हैं इसका गौरवभान होगा। अभी जो 56 बोलियां और उसके साथ विभिन्न प्रांतों में लिखने की कला अलग अलग, लिखने की शैली अलग अलग, बोलने की शैली अलग अलग, उस सब को समाहित करके जब संस्कृत भाषा संपर्क भाषा के रूप में आ जाएगी तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की मानी जाएगी। और मेरा यह पक्का विश्वास है आशीष जी कि वह दिन दूर नहीं है जब हम लोग इस उपलब्धि को पाएंगे। आज के इस संदेश में जो हमारे संयोजक आशीष जी ने प्रारंभ किया और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है, मैं आप दोनों को साधुवाद देते हुए और चाहूंगा कि मैं अपनी बाजी को विराम दूं। चूंकि आपने कहा था कि अध्यक्षीय उद्बोधन मात्र 2 मिनट का ही होगा, और अध्यक्ष का अर्थ ही होता है अधिअक्ष, जो करीब से सबको देखे, जो करीब से सबको सुने, जो करीब से सबको परखे। तो 2 मिनट में परखना मेरे जैसे कम बुद्धि वाले के तो मैं समझता हूँ असंभव है। फिर भी यथासंभव मेरा यह प्रयास है कि अगर 2 मिनट के अंतर्गत ही हमने इसको परखा है कि हमारे अध्यक्ष ने क्या उद्बोधन किया, हमारे आशीष जी क्या चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि संस्था के संस्थापक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी क्या चाहते हैं, उनके भीतर में क्या है। वो संपूर्ण देश को एक ऐसे देश के रूप में देखना चाहते हैं जिसमें एक भाषा हो, जिसके एक विचार हो, जिसके एक जज्बात हो, जिसके एक सोच हो, और जिससे हमारा राष्ट्र अपने आप में एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में, और जैसा भारत के विषय में कहा जाता है कि विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, वह फिर विश्व गुरु बन के रहेगा। इसी विश्वास के साथ हम आप सबको बहुत बहुत आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और जितने भी संपर्क आज में हैं, आज जो संपर्क में है वह भी, जो नहीं संपर्क में है वह भी, जिनको संपर्क वाले लोग फिर सुना देंगे कि यह हुआ, उन सबों को मेरी ओर से साधुवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी आपका। इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराट हिंदुस्तान संगम के प्रदेश उपाध्यक्ष एंड फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, फॉर्मर डीन स्टूडेंट वेलफेयर, माननीय श्री पारस राय जी सर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो संक्षेप में इस विषय पर अपना वक्तव्य रखें। माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी। हमारी भाषा है और जो भावनाएं हैं जो आज जिनका अभाव होते जा रहा है, इन सबों को मिलाकर ही हम एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। ऐसे बातें बनती बिगड़ती रहती हैं। राष्ट्र
बनते रहता है, राष्ट्र बिगड़ते रहता है। प्रयास और प्रारब्ध की बात आती है, बहुत प्रयत्न लोग करते हैं, तब जाकर कुछ लब्धि होती है। लेकिन प्रारब्ध को अगर मंजूर नहीं होता है तो जो भारत के साथ होते आया है वह होता है, लेकिन अवतार भूमि है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वैसी स्थिति में कोई अवतार होता है और तब वह एकता, वह आशेत हिमाचल, भारत एक होता है। और जितने भी इसको तोड़ने वाले लोग होते हैं, ये अनेकों बार नहीं, ये बहुत बार भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। तो हम एक नए उत्साह के साथ, एक आशा के साथ इसके निर्माण में लगें और उस देववाणी को समृद्ध करने के लिए, इस भारती की सेवा करने के लिए हम इस विश्वास के साथ कि मन ने दीप जलाया था जो बुझा नहीं जलता है, मृत्यु लोक है, मृत्यु खड़ी है, पर मानव चलता है, यह भारत चलता रहे। और इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी। इसी क्रम में अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता के रूप में विराट हिंदुस्तान संगम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सिंह सर को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने अपने व्यस्ततम क्षण में से, और उनका शेड्यूल जो बहुत बिजी रहता है, उसमें उन्होंने कुछ क्षण हम लोगों के साथ साझा किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। मैं धन्यवाद प्रेषित करूंगा माननीय डॉक्टर झा सर को। आपने भी सर आज अपनी उपस्थिति, काइंड कंसेंट आपने दिया कि इसमें इस कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। विराट हिंदुस्तान संगम के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय पारस राय सर को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इसके अलावा मेरे सहयोगी माननीय श्री रोहित कुमार जी और माननीय श्री हर्ष राय जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अगर कार्यक्रम के अध्यक्ष की इजाजत हो तो कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाए। हम सब मिलकर आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर। कार्यक्रम समापन की घोषणा की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।